नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इंस्टीट्यूट अथर्व आईएएस में स्वागत कर रहा हूं। ऐसा ज़्यादातर ये मत देखिएगा कि हम नीचे देख रहे हैं। हमारे सामने स्क्रीन लगी हुई है, आप लोगों से चैटिंग और ये सब करने के लिए कैमरा सामने है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ जीएस पेपर 3, जो कि मेंस प्री का मेंस है इकोनॉमिक्स का। What is the importance of economics? ये आप सभी को पता है, हमें एनसीईआरटीज भी हमने कही है पढ़ने के लिए। और इकोनॉमिक्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है या कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो वो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है। थोड़ा टफ भी पड़ती है समझने के लिए, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डू द पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, वी हैव टू जस्ट क्वालिफाई द पेपर। तो पेपर के क्वालिफिकेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहला सबसे जरूरी चीज है, आप रखिए अपने पास यूपीएससी या यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस बहुत जरूरी है। जैसे इसमें से पूरा सिलेबस है, बिना सिलेबस के तैयारी मत करिए, क्योंकि हमने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था SBBNR का, इसमें सिलेबस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एक जनरल डिस्कशन सिलेबस के ऊपर है, इसके बाद इसकी क्लासेस आपकी मे बी कल से या फिर 6 तारीख से हमारा जो नया बैच चालू हो रहा है उसमें स्टार्ट होगी। टाइमिंग इसकी होगी शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक, 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास होगी। क्योंकि जाड़े का समय है, रात में जो ऑफलाइन अभी बच्चे जो बैठे हैं कि लोग ज़्यादा देर तक रहेंगे, क्योंकि आसपास के इसलिए चले जाते हैं पढ़ने और हमें डिस्टर्ब करने। तो चलें फिर नॉर्मली ये डिस्कस करते हैं क्लास के लिए। तो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो जीएस पेपर 3 में आता है। जीएस पेपर 3 में 3 पार्ट हो जाते हैं। एक आपका इंडियन इकोनॉमी का होता है, यहाँ पे हम इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, ना कि इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, उसमें थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, लेकिन इकोनॉमी में आपको उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म पढ़ना होगा, है ना। अगर किसी कंट्री की आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वो डिफरेंट थिंग हो जाएगी, और इकोनॉमी पढ़ोगे तो जैसे हम कहते हैं ना कि अमेरिका की इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है, ठीक है। तो सिलेबस इसमें प्री का बोथ है। क्यों प्री का हम अलग से इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्री को हम करंट अफेयर से कवर करेंगे। हम प्री का आप प्री इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो एक हमारा एनसीईआरटी का भी बैच चलेगा, अभी 6 तारीख से ही है, तो आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर लो। मेंस का जो सिलेबस है वो आपको पूरी तरह रटा होना चाहिए। We are going to start from the first topic of the Indian economy. It says that Indian economy and issue relating to planning. That means the planning portion of the Indian economy we have to study. Planning में क्या, planning क्या है, what is planning, कैसे की जाती है, rules of planning, the planning pattern of the Indian government, प्लानिंग कमीशन बनाया था, 5 ईयर प्लान ले आए थे। ये हिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, उससे पहले एक योजना आयोग बनता था। ये सब हम इसमें करेंगे धीरे धीरे सब। पहले अभी सिलेबस का प्लानिंग का पहला पार्ट बता रहे, उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज माने moving resources from one part of country to another part or another one part of world to another part of world। जैसे हिस्ट्री में हमने देखा ब्रिटिशर्स वेर केम टू इंडिया फॉर ट्रेड,
यहाँ का रिसोर्स वो वहां ले जाते थे। तो ये क्या था, एक रिसोर्स का मोबिलाइजेशन था, मूवमेंट हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें रिसोर्स इंडिया में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, साथ, क्योंकि देखो हम इंडियन इकोनॉमी से डील कर रहे हैं, मेंस में ये कहीं नहीं लिखा है कि वी हैव टू डील विथ ओनली इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की भी हमें मूवमेंट जाननी पड़ेगी, वो रिसोर्सेस और वो सब इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी दोनों हम डील करेंगे। क्योंकि इसमें रिसोर्सेज ज्योग्राफी से अगर आप नहीं डील करोगे, लोकेशन आपको नहीं पता है, ज्योग्राफी इकोनॉमी में क्यों आई, क्योंकि जब तक आप लोकेशन ही नहीं जानोगे, हमने कोल माइनिंग और गोल्ड माइनिंग के बारे में समझा दिया, झारखंड और कर्नाटका में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कर्नाटका कहाँ है, तो आपको रिसोर्सेज बताने का कोई मतलब नहीं है। तो ज्योग्राफी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ है, इसीलिए यूपीएससी ने सारे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ने के लिए एक ऐसा सिलेबस तैयार किया है। लेकिन हमारा कंसेप्ट वही है, अभी पढ़ेंगे तो सेपरेट ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ो सेपरेट, अच्छी चीज है, लेकिन उसको लिंक करके पढ़ो। इसके बाद अब इसमें पॉलिटी भी इन्वॉल्व होती है, क्यों, क्योंकि रिसोर्स है तो उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए कितना यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उसके नॉर्म्स क्या होंगे। अभी कोल माइनिंग के बारे में और लैंड माइनिंग के बारे में आप लोग सुन ही रहे हैं कि हर जगह माफिया राज चल रहा है। जर्मनी ने कोल की माइनिंग की थी, कोई लॉज नहीं था, उसी कोल के बल पे उसने अपने आप को दोबारा स्टेब्लिश कर लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फेज में पहुंच गया। तो ये रिसोर्सेज है, उस रिसोर्स को कितना यूटिलाइज करना है, कितना यूटिलाइज नहीं करना है, इस पर एक लॉ बैठता है। हमारे यहाँ ग्रीन ट्रिब्यूनल बनी हुई है, जो पेड़ पौधे हैं, इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, इसको कितना रिसोर्स को बचाना है, उसके लिए लॉज बनाए गए हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट बनाया गया है, रिसोर्स में ही सारे चीज आते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांटों को। तो ये सब चीजें रिसोर्सेज में है, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इसे हमें देखना है। उसके बाद ग्रोथ, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हर फील्ड में ग्रोथ देखी जाती है, ग्रोथ का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है, अगर वो नीचे जाएगा तो वो ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ को मनी के सेंस में देखेंगे, क्यों, क्योंकि अरे ग्रोथ का ये मतलब थोड़ी ना है कि आपकी हाइट बढ़ना, वो भी एक ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ मनी के व्यू में देखेंगे कि ग्रोथ, अगर आप, जैसे आपने बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट तो आपका बढ़िया बन रहा है, या जैसे मान लो कि हमारा इंस्टीट्यूट ही है, कोचिंग इंडस्ट्री है, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ग्रोथ बच्चों के ऊपर जा रही है, लेकिन हमारे पास पेमेंट बिल्कुल नहीं आ रही है, सब फ्री में पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ कहाँ होगी, कहीं नहीं। किस बात की ग्रोथ है? तो ग्रोथ को हमेशा मनी के सेंस में ही देखेंगे, क्यों, क्योंकि हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग इकोनॉमी। कहीं भी ग्रोथ देखो, जिन जिन कंट्रियों ने ग्रोथ किया है वो मनी से ही उसको रिलेट किया गया है, क्योंकि ग्रोथ के साथ एक वर्ड और जुड़ता है, वो है डेवलपमेंट का। सिलेबस में आगे है वो चीज, सिलेबस देखेंगे पहले टॉपिक में, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो ग्रोथ हुई, बुलियन आए, कैपिटलिज्म चालू हुआ, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, शिप बिल्डिंग्स बनी, प्लेन्स बने, टैंक्स बने, वर्ल्ड वॉर हुई, ये सब हुआ। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट का, तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। समझ में, ये सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इसके बाद
दूसरा जो टॉपिक आता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू राइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है और उससे क्या क्या इश्यूज राइज करते हैं, ये सब देखा जाएगा। ये सब अभी नॉर्मल एक सिलेबस का डिस्कशन है। उसके बाद जो आता है गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक्स में जो बजटिंग का प्रोसेस है, बजट कैसे बनता है, जबकि ये हम चीज पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बजट है ना, एक चैप्टर ही है। उसको पॉलिटी के सेंस से एक अलग देखेंगे, क्यों? क्योंकि पास तो उसे पार्लियामेंट ही कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस पर्टिकुलर बजट को इकोनॉमी से इसलिए जोड़ा जाता है कि वो प्रॉफिट कितना कंट्री को फायदा हो रहा है, कितना फिस्कल डेफिसिट हुआ है, कितना गेन हुआ है, उस पर्टिकुलर बजट से कितने लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, कितनों का फायदा हो सकता है, कब उस पर्टिकुलर कंट्री के खाते में जो रिजर्व बैंक, जो उसका एक सेंट्रल बैंक बनाया जाता है हर कंट्री को, उसके में करेंसी कितनी आ रही है फॉरेन। तो ये सब चीज देखते हैं, इकोनॉमिक्स में सब चीज पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के बजटिंग का प्रोसेस क्या है ये पूरा देखा जाएगा। पहले हमारे यहाँ दो बजट आते थे, एक गवर्नमेंट का बजट अलग आता था एनुअली बजट, और एक रेलवे का बजट अलग आता था। कुछ सालों से ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, वरना कभी कभी ऐसा देखा गया था कि रेलवे का ही बजट इतना होता था कि वो गवर्नमेंट के बजट से ही ज्यादा हो जाता था। ये सब चीजें देखेंगे आगे हम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स में जो आता है वो है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्रीज। कहाँ? अपने कंट्री में सिर्फ। क्यों भैया? पहाड़ों पे माउंटेन एग्रीकल्चर जो होती है वो एक अलग है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का अलग पैटर्न है, रबी खरीफ जायद जो फसलें हैं उनका एक अलग पैटर्न है, कॉमर्शियल क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप क्या होता है, ये सब जानेंगे, इनका अलग पैटर्न है। हमेशा धान की खेती, चावल की खेती, दाल की खेती यही नहीं की जा सकती ना, कुछ रेवेन्यू जनरेट करने की आजकल खेती के तरीके बदल रहे हैं। लोग वो बायोलॉजी वाला, क्या बायोडाइवर्सिटी वाला सिस्टम चल रहा है ना, ग्रीन हाउस की तरह बना करके उसको खेती करते हैं, जहां पे मिट्टी की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पानी में ही खेती हो रही है। बड़े बड़े प्लांट, पालक उग रहे हैं, धनिया उग रही है, और कम से कम 10-20 एकड़ का पानी भरा हुआ है पूरे प्लाट में, और उसी प्लाट में ही धनिया है, पानी में ही सब सारा काम। मशरूम देखिए, मशरूम क्या है, ये सब कैश क्रॉप में आता है। कम जगह में ज्यादा, मतलब इनपुट आप कम लगाइए, प्रॉफिट ज्यादा लीजिए। कई चीजें हैं, सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब चीजें इकोनॉमिक्स में ही देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है चलता है, पौधों को कब चाहिए पानी, कितने समय पे चाहिए, उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का ही नहीं है, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स को इंक्रीज करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि जीएस पेपर 3 का 3 पार्ट हमने बताया था ना, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, और तीसरा डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल सिक्योरिटीज का। सोशल सिक्योरिटीज वाला चला जाएगा पॉलिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट चला जाएगा ज्योग्राफी में, साइंस टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा अलग पोर्शन हो जाता है, और इकोनॉमिक्स अलग हो जाता है। अब ड्रिप इरिगेशन में क्यों, एआई सिस्टम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें भी इन्वॉल्व है। पानी कब देना है, कितना देना है, ये फंक्शन एआई करेगा। तो ये सब चीजें हैं, कितने कितने पैटर्न है। कैनाल पहले खोदे जाते थे, ट्यूबवेल खोले जाते थे, वेल था, अब सबमर्सिबल आ गए हैं, कई है, सोलर सिस्टम चल गया है इरिगेशन के लिए, पंप्स को यूज करने के लिए, यानी यूज ऑफ रिसोर्सेस कैसे करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई इरिगेशन सिस्टम हो गया, स्टोरेज कैसे करोगे, जो अनाज आप प्रोड्यूस कर रहे हो
हमारे यहाँ भंडारण की भी तो सबसे बड़ी समस्या है। कुछ साल पहले हमें पता चला गया कि हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे म्यांमार से अरहर की दाल मंगाई गई थी, ठीक है, हजारों कुंटल की दाल वो खराब हो गई, क्योंकि हमारे पास सही भंडारण, बाढ़ के समय सब गोदाम में पानी चला जाता है, वो उसको रखने के लिए स्टोरेज की सही व्यवस्था नहीं है। प्राचीन समय में आप लोग अपने अपने घर में भी देखे होंगे, प्राचीन के अभी 20-30 साल पहले की बात है, अभी भी हम लोग ड्रम में पैक करते हैं। हमारे यहाँ मट्टी के बड़े बड़े ड्रम बनाए जाते थे 50-50 फीट के, ऊपर से अनाज डाला जाता था, नीचे से छोटा सा छेद रहता था, उसमें से गेहूं और चावल सब में अलग अलग रखा जाता था। तो लोग अपने अपने घरों में पहले रखते थे ये सब। कोई 20 फीट का बनवाता था जिसकी जैसी कैपेसिटी थी, 10 का, मट्टी के बड़े बड़े हमने देखा है गोल गोल। तो उसको गांव में पूर्वांचल में कोठिला बोलते थे, अब इधर क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। तो इस तरह का भंडारण की भी सबसे बड़ी समस्या जो है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इन अनाजों को मंडी तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद इश्यूज एंड रिलेटिंग टू द ई टेक्नोलॉजी, जो हमने बताया अभी एआई की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो यहाँ पे आएगा, जो कि फार्मर्स को जितने आर्टिफिशियल उपकरण दिए जा रहे हैं। आजकल आप लोग इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि तरह तरह के छोटे छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं कि हाथ से भी आदमी उसको चला ले, और एक छोटा छोटा ट्रैक्टर है 10 हार्स पावर का, छोटे छोटे किसानों के लिए खेतों में यूज करने के लिए, इरिगेशन सिस्टम, छोटे पंप आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं एग्रीकल्चर में यूज हो रही हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक है, इशू रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज। अब सब्सिडीज का रिलेटेड मैटर क्यों है? गैस सिलेंडर की सब्सिडीज मिलती थी, अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पेट्रोल पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, दाम बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है। सब्सिडीज डिसाइड कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ सॉरी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की सब्सिडीज जो डिसाइड होती हैं कितनी तरह की होती है, रेड सब्सिडी होती है, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी होती है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है, S&D सब्सिडीज होती है, एम्बर सब्सिडीज होती है। ये सब्सिडीज क्या है, कैसे है, क्यों है, कब दी जाती है, क्यों दी जाती है, गवर्नमेंट किस कंट्रियों को दे सकता है, नहीं दे सकता है, किसकी, जैसे खाद में सब्सिडी मिलती है। तो ये सब चीज सब्सिडी वाले में हम देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे कितनी तरह सब्सिडी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है सब्सिडी देने का, सिर्फ इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू से भी देखा जाएगा। तो ये छोटा सा था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो भी देखेंगे, अभी चल रहा है। फंक्शन लिमिटेशन और उसका बफर स्टॉक ऑफ फूड सिक्योरिटी देखेंगे, टेक्नोलॉजीज देखेंगे, इकोनॉमिक्स एंड एनिमल का देखेंगे, एग्रीकल्चर में एनिमल्स का कितना योगदान है, पूरा योगदान है। अरे एनिमल नहीं होंगे तो गोबर नहीं होगा, गोबर नहीं होगा तो खाद नहीं बनेगी, खाद नहीं बनेगी तो बढ़िया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट जो आया है वो नहीं चलेगा भाई, एक सब जानवर के ऊपर डिपेंड है ना, एक हम ही लोग हैं जिनका सब बेकार है और मरने के बाद चमड़ा भी नहीं कर किसी काम का नहीं। तो आगे चले फिर, फूड प्रोसेसिंग, अभी जो फार्मर बिल जो आया है इसको जरूर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो फार्मर से रिलेटेड जो बिल वापस लिए जा रहे हैं इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल वापस क्यों लिया गया, और अगर लिया ही जा रहा है तो इसे बनाया क्यों गया, जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। अभी भी वही बॉर्डर पे बैठे हुए किसान जाड़े में एमएसपी को लेकर के, अरे भैया तुमने सिलेबस में डाल दिया, पढ़ना तो हमें है ही और पढ़ाना है ये है, लेकिन जब वापस ये सब चीजें लेनी थी पहले नहीं विचार कर सकते थे? कोरोना में सारे लॉ पास कर दिए। आगे देखें, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम
लैंड रिफॉर्म के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काट दो, किसानों की जमीन छीन लो। हम किसान बनना चाहते हैं लेकिन जमीन कहाँ है हमारे पास? जो एक आध बीघा जो होगी भी गांव में, वो भी चाचा भतीजा सब कब्जा कर रखे हैं, उनके पास कोई काम नहीं। हम भी चाहते हैं हमारे पास भी गांव में टमाटर मिल जाए, बढ़िया लगा ले, बैगन लगा ले, केला लगा ले, लेकिन लगाए कहाँ जब जमीन हो तब ना। और जो एक आध बीघा जो छोटे मोटे किसान अपना उस जमीन से पैदा भी कर ले रहे हैं, साल भर का खाने का 10 बोरा गेहूं, 10 बोरा चावल, उसको भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पे जबरदस्ती छीन लेती, मुआवजे के नाम पे 2 लाख 10 लाख दे देती है। 10 लाख से करे क्या? पान की दुकानें तो खोलेगा, जो खा रहा था वो तो तुमने छीन लिया। ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। फिर इकोनॉमिक्स में लिबरलाइजेशन का क्या यूज है, इंडस्ट्रीज पॉलिसीज क्या है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, ठीक है, ये कई चीजें हैं। तो ये एक तरह से हम जो बता रहे हैं आप लोगों को, ये इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस है जो कि पूरा है। और इसमें एक फिर आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है भाई? हमारे नितिन गडकरी साहब ने रोड बनवा दी, क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना। बुलेट ट्रेन चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, एयरवेज है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतनी बढ़िया रोड बनवा के चकाचक तैयार कर दी है। कोरोना आ गया, रोड पे चलने वाला कोई नहीं। क्या फायदा उस रोड पर बनवाने से? ठीक है, अब भाई एक बार हम भी यमुना एक्सप्रेसवे पे गए थे जब नया नया पहली बार बना था। एंट्री कर गए 200 किलोमीटर तक, अब तो बीच बीच में बन गए हैं कई टोल बूथ, 200 150 किलोमीटर तक कोई बूथ नहीं, चारों तरफ से ऊंचा करके आपने बना दिया है। आदमी ना तो आप कार नीचे लेके जा सकते हैं, ना तो खाने के लिए जगह है, ना तो पेट्रोल पंप। अब बन रहे हैं, अब बन गए हैं नए वाले भी, जो ये गंगा एक्सप्रेस वे बना है इसमें बने हैं, लेकिन इसमें भी वही है, बीच में आप कहीं घुस नहीं सकते, जानवर नहीं घुसेंगे। हम लोग के समय में गए थे, मोर उड़ के आ गया था कार के आगे, पूरी विंड स्क्रीन चली गई, क्या करोगे? मोर तो कहीं भी जा सकता है, गाय भैंस नहीं जा सकती, उनके लिए इन्होंने बाकायदा बढ़िया बेड़ा बना रखा है। तो वही चीज है कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक कोई आपका वही नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसी फैसिलिटीज आप, बाथरूम बीच में अगर लग गई तो कहाँ जाओगे? सबसे बड़ी समस्या आजकल सबसे ज्यादा, अगर आपके साथ परिवार चल रहा है, उसमें शुगर का कोई पेशेंट है जो हर 2 घंटे 3 घंटे बाथरूम जा रहा है, वो उसके लिए तो प्रॉब्लम ही है ना। ऊपर से टोल टैक्स इतना महंगा है। गाड़ियां कम करो, गाड़ियां हम एथेनॉल से गाड़ियां चलवाएंगे, न्यूज में आ रहा है आजकल, एथेनॉल से गाड़ी चलेगी, डीजल और पेट्रोल बंद करेंगे, बैटरी से चलेगी। बैटरी का ठीक है, अच्छी है, लेकिन लॉन्ग रूट पे नहीं जा सकते, 100 किलोमीटर ही नहीं जा सकते। उसके बाद एथेनॉल से चलने का ठीक है। ये नितिन जी की पॉलिसी नहीं है कि ये एथेनॉल से चलाना चाहते हैं। ये एथेनॉल बेचने वाले जो अरेबियन कंट्रीज हैं, उनका फंडिंग हुई है गवर्नमेंट को कि आप इथेनॉल फोर्स किया जाए। ये एक पॉलिसीज होती है भाई, बिना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के फंडिंग के गवर्नमेंट नहीं चल सकती, प्रूफ है, और ना हो तो रिसर्च कर लो, सही है ये। चलो वो चीज आगे पढ़ाएंगे तो सब समझोगे धीरे धीरे खुद ही। इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट मॉडल आता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, यहां से इकोनॉमिक्स यहीं तक है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती है। तो हमें अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो मेजर और ये था कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है,
वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6 दिसंबर। टाइमिंग जो होगी 8 बजे से 9:30 बजे तक होगी। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 50,000 60,000 ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। 5,000 इसकी ऑनलाइन फीस है और 5,000 इसकी ऑफलाइन फीस है। ऑफलाइन में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स, ऑलरेडी 7 हो चुके हैं। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा पढ़ाना मोटिव नहीं है। पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि सिलेक्ट हो जाए सब, नहीं तो मत पढ़ाओ। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, आप लोग जाके वहां पढ़िए। हमारा सिर्फ है कि पढ़ो, इतना मन लगा के पढ़ो कि सिलेक्शन लो। हमें क्या, हम तो ऐसे 50 साल तक फिर पढ़ाते रहेंगे। चले, आज की इकोनॉमिक्स की क्लास इतने। अब नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर इकोनॉमिक्स का, क्योंकि आज सिर्फ जनरल एक डिस्कशन था ऑन सिलेबस ओनली। ओके, जय हिंद, जय भारत।